हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मैथ्स बाय आशीष सर क्लासेस। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं एसएससी के एग्ज़ाम्स के लिए। और ये स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है जो प्रिपरेशन कर रहे हैं एसएससी सीएचएसएल की। अभी सीएचएसएल का एग्ज़ाम शुरू होने वाला है इसी मंथ में। सो उन स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आज हम जो पेपर करने वाले हैं इंग्लिश का सॉल्व, ये CGL 2021 का है जो अभी लास्ट मंथ ही ख़त्म हुआ था। 11 अप्रैल की फर्स्ट शिफ्ट जो कि पहला पेपर था, आज वो हम पेपर नंबर 1 करने वाले हैं। इंग्लिश पेपर 1 इंग्लिश पेपर है ये। और कब पूछा गया था? 11 अप्रैल की फर्स्ट शिफ्ट को। एसएससी CGL 2021 का लेटेस्ट पेपर है। ये बहुत मदद करेगा उन स्टूडेंट्स की जो CHSL की प्रिपरेशन करने वाले हैं, जो उनका एग्ज़ाम देने वाले हैं। इसके अलावा अगर आप लोग हमारे CHSL 2020 के इंग्लिश पेपर का सॉल्यूशन या फिर CGL 2020 का प्रीलिम्स या मेंस का सॉल्यूशन देखना चाहते हैं, आप वो भी देख सकते हैं। उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पे जाना है और उसके ज़रिए आप उन सारे लेक्चर्स को देख सकते हैं। आप में से जो लाइव आ चुके हैं सभी को जय हिंद, गुड मॉर्निंग। आपसे रिक्वेस्ट है कि मुझे बता दीजिए कि वॉइस प्रॉपरली पहुंच रही है या नहीं। कोई इश्यू वीडियो क्वालिटी या वॉइस क्वालिटी में हो तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट करना मत भूलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। आपके सामने क्वेश्चंस है, आप इनको पढ़िए और आंसर करना शुरू कर दीजिए। आपके पास 5 सेकंड्स का टाइम होगा हर क्वेश्चंस के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा ग्रामेटिकल एरर। अब आप लोगों को क्या करना है? आप लोगों को इसको कमेंट करना है, इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में। चलिए करिए फटाफट। देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना था, हमको सेंटेंस को रीड करना है। नो वन वर प्रेजेंट व्हेन आई एंटर्ड द हॉल। अब आपको समझना ये क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है कि कोई भी नहीं था प्रेजेंट वहां पे जब मैंने एंटर किया हॉल में। इसका सब्जेक्ट क्या है? इसका सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट है इसका नो वन। ये पास्ट टेंस की बात कर रहा है। यहां पर आप देख सकते हैं पास्ट टेंस, तो वर आपका पास्ट टेंस। लेकिन क्या ये नो वन के साथ वर सही है या गलत? देखिए, नो वन जो होता है ना, ये आपका सिंगुलर माना जाता है, क्योंकि जो सब्जेक्ट होता है, अगर कोई सिंगल आदमी काम करे तो वो होता है सिंगुलर, और एक से ज़्यादा व्यक्ति काम करे तो वो होता है प्लूरल। लेकिन इस केस में, नो वन के केस में, हमें ये नहीं पता कि किसने काम किया। क्योंकि किसी ने काम किया ही नहीं। तो जब किसी ने काम किया ही नहीं तो उसको हम प्लूरल कैसे मान सकते हैं? तो जब हम प्लूरल नहीं मानेंगे तो उसको हम सिंगुलर लेके चलते हैं। नो वन के साथ आपका जो वर्ब आता है वो सिंगुलर आता है। देयर शुड बी वॉज इन प्लेस ऑफ वर। ये आपका राइट आंसर है। अब कौन से ऑप्शन में आंसर होगा? ये है आपका ऑप्शन नंबर 1 में। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर है। आई होप आपको समझ में आ गया हो। वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए अगर समझ में आ रहा है तो। चलिए, अगला हमारा जो क्वेश्चन है ये है एंटोनियम। अगला क्या है हमारा? एंटोनियम। एंटोनियम का मतलब होता है अपोजिट वर्ड, और वर्ड दिया हुआ है मोडेस्ट। मोडेस्ट का पहले आपको मीनिंग समझना है क्या होता है, फिर उसका एंटोनियम बता देना है क्या होता है। देखिए, मोडेस्ट का जो बेसिकली मतलब होता है ना, थोड़ा हम्बल टाइप का होता है, विनम्र, है ना, हम्बल टाइप का। हमें इसका विपरीत शब्द ढूंढना है। सलन। सलन का मतलब याद रखिएगा, थोड़ा सैड होता है, अनहैप्पी होता है। ग्लम का मतलब भी सैड होता है, अनहैप्पी होता है। याद रखिएगा इन तीनों वर्ड्स को। इससे आपको क्या समझ में आता है? इससे समझ में आता है कि ये तीनों के तीनों सिनोनियम हैं और ये आंसर नहीं हो सकते। अब आपको इसका आंसर भी मिल गया होगा, कंसीटेड। कंसीटेड का मतलब होता है आत्म केंद्रित, बेसिकली जो सिर्फ अपने बारे में ही सोचे, और हम इसे घमंडी भी बोलते हैं। मोडेस्ट का जो विनम्र मतलब होता है हम्बल, उसका एंटोनियम हो जाएगा घमंडी। सेकंड इसका आंसर था, सुनो। हेलो दुष्यंत सिंह, हेलो, गुड मॉर्निंग सभी को, जय हिंद सभी को। हमारा इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 2। आगे चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन है हमारा फिल इन द ब्लैंक।
5 से 6 सेकंड का टाइम लीजिए और इसका आंसर करिए। प्राची आपने बिल्कुल सही आंसर दिया था। चलिए अगले क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करिए। सबसे पहले इसको रीड कर लीजिए आराम से, फिर देखिए क्या ऑप्शन हो सकता है। ये ग्रामर से रिलेटेड है ये वाला आंसर। ग्रामर स्ट्रांग होगी तो आप इस आंसर को कर पाएंगे। क्या लिखा हुआ है? द इंक्रीजिंग कंसर्न्स अबाउट क्लाइमेट चेंज। इंक्रीजिंग मतलब जो डेली डेली बढ़ता जा रहा है कंसर्न क्लाइमेट चेंज का, पॉइंट टू द नीड फॉर, उसने एक तरीके से हिंट दिया है कि हमें जरूरत है किस चीज की? इनहेंस्ड एफर्ट्स, अपने एफर्ट्स को बढ़ाने की, किसके प्रति? टुवर्ड्स सस्टेन्ड ग्रोथ, टुवर्ड अचीविंग, टू अचीव, अचीव्ड या अचीव। देखिए इनहेंस्ड एफर्ट्स, सो अचीव्ड तो नहीं हो सकता। सबसे पहले हम इसको एलिमिनेट कर देते हैं क्योंकि ये पास्ट टेंस है। बिल्कुल अचीविंग, टुवर्ड्स के बाद अगर वर्ब आएगा तो वो जीरंट की फॉर्म में आता है। सो आपका क्या हो जाएगा? अचीविंग। प्रीपोजिशन के बाद जब भी कभी वर्ब आता है वो किस फॉर्म में आता है? जीरंट की फॉर्म में, सिर्फ टू को छोड़कर। टू ऐसा प्रीपोजिशन है जिसके बाद V1 आता है, अदरवाइज सभी प्रीपोजिशन के बाद अचीविंग आता है। तो आप यहां से भी आंसर को देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। दुष्यंत जी फर्स्ट होगा। रोवर अमर जी आपका आंसर सही है। चलिए अगला क्वेश्चन करिए सारे के सारे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्टिव वॉइस। वेल मैं इसका आंसर नहीं बताता हूं बट आज हम करेंगे इसका आंसर। मैं 5 सेकंड का वेट करूंगा और देखता हूं कि आप में से कौन कौन इसका आंसर करते हैं। चलिए देखते हैं इसका आंसर, देखते हैं। अब आप सभी ने पढ़ लिया होगा, कमेंट कर दिया है। ऑल वेपन्स वर सरेंडर बाय देम। एक्टिव वॉइस हमें फाइंड करना था। एग्जाम में आजकल लिखा आता है कि आपको क्या फाइंड करना है, एक्टिव वॉइस या पैसिव वॉइस। लेकिन कई बार ऐसे भी लिखा मिलेगा एक्टिव पैसिव। अब वो आपको ही अंदाजा लगाना है एक्टिव ढूंढना है कि पैसिव। सो पैसिव वॉइस में क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की थर्ड फॉर्म। सो वर्ब देख करके मैं समझ गया कि ये पास्ट टेंस में है और पास्ट टेंस का एक्टिव क्या होता है? वर्ब का सेकंड फॉर्म। सो हमें सिर्फ और सिर्फ वर्ब का सेकंड फॉर्म ढूंढना है। सो यहाँ पर है हैड सरेंडर्ड, ये सेकंड फॉर्म नहीं है, ये पास्ट परफेक्ट है। सॉरी हाँ पास्ट परफेक्ट है। आर सरेंडिंग प्रेजेंट प्रोग्रेसिव है और हैव सरेंडर्ड प्रेजेंट परफेक्ट है। तो हमें तो पास्ट ढूंढना था, तो वो सिर्फ एक जगह आंसर है। देखिए यानी इन शॉर्ट हम सिर्फ इसको देख करके और सारे वर्ब को देख करके आंसर कर सकते थे। ऑल, वेपन्स, दे, देम, इनको पढ़ने की कोई जरूरत ही नहीं थी। इनको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं थी, सिर्फ आप वर्ब्स को देख करके ही आंसर कर सकते थे। राइट, फर्स्ट इसका आंसर है। आप लोगों में से आंसर थर्ड दिया है, सॉरी हाँ थर्ड दिया है, लेकिन आंसर बहुत कम आया है इस क्वेश्चन का, जबकि आना चाहिए क्योंकि ये इजी क्वेश्चन है। राइट, सबको करना चाहिए था आंसर। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है हमारा सिनोनियम। सिनोनियम का मतलब होता है सिमिलर वर्ड। अब मैं आपको इसका 5 सेकंड आपके पास टाइम है और करिए इसको, क्या आंसर होगा इसका। क्लैप, रोटेट, फैसिलिटेट या रिएक्ट। चलिए उम्मीद है आप सभी ने पढ़ लिया होगा। आंसर भी जिनका था वो अभी तक नहीं आया है। तो देखिए रिटेलिएट का मतलब क्या होता है? रिटेलिएट का मतलब होता है पलटवार करना, पलटकर जवाब दे देना या एक्शन का सेम रिएक्शन देना। सो रिटेलिएट का क्या मतलब होता है? रिटेलिएट का मतलब होता है जवाब देना पलटकर। याद रख लीजिएगा, इसको इंपॉर्टेंट है, डेली लाइफ में भी बहुत यूज होता है। सो क्लैप, रोटेट, फैसिलिटेट तो कहीं से भी हमें पलटकर जवाब देने का मीनिंग नहीं सेंस दे रहा, क्योंकि सिनोनियम ढूंढना है तो सिमिलर वर्ड। रिएक्ट, बिल्कुल सिमिलर वे में रिएक्ट करना, उसको बोलते हैं रिटेलिएट। ये इसका सही सिनोनियम जाएगा गिवन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग। रोवर अमर का आंसर बिल्कुल सही था। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़िए, क्या होगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा पैसिव वॉइस। अरे दो पैसिव वॉइस, पहले तो एक ही आता था लेकिन इस बार इन्होंने दो पैसिव वॉइस दे दिया है। अच्छा PQRS नहीं दिया है, बिल्कुल प्राची जी आपका आंसर भी सही था।
PQRS जम्बल्ड सेंटेंसेस नहीं दिया है इस वाले में, यानी आज के शिफ्ट में। सो उसके जगह लगता है एक एक्स्ट्रा पैसिव वॉइस दे दिया। चलिए आंसर करिए इसका मैं नहीं बताऊंगा, आप इसका आंसर करिए, क्योंकि अभी हमने एक सॉल्व किया है ऊपर। आपको सिर्फ और सिर्फ फोकस करना है कि ये कौन सा वर्ब है, और कोशिश करिए फिर सही वर्ब को ढूंढने का। हालांकि कई बार दो ऑप्शन क्लैश कर जाएंगे, लेकिन 80% में आंसर आपका सेम होता है। चलिए करिए इसका आंसर। ओके, रोवर का आंसर आ गया है और सही भी है। चलिए, और किसी का आंसर नहीं आया है? जिनका भी आंसर नहीं आया है आप इसको करिए, क्योंकि हाँ ये बहुत आसान है, राइट। आप इस पर थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए, आपको हमेशा कभी भी दोबारा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला है हमारा सेंटेंस एरर, यानी हमको क्या ढूंढना है? हमको ढूंढना है एरर। महिंद्रा राय जी ऑप्शन नंबर 4 नहीं था, ऑप्शन नंबर 2 था। आप फिर से देख लीजिएगा पीछे जाकर, क्योंकि हैंडल्स जो है वो प्रेजेंट में है, सो आपने वर्ड ढूंढ लिया है। हमें प्रेजेंट वाला ही चाहिए, वो नरेशन में चेंज होता है। चलिए इसका ढूंढिए। 5 सेकंड में आपने पढ़ लिया होगा, आंसर कर दिया होगा। चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। इट वॉज द वेरी वेल डायरेक्टेड फिल्म एंड वी एंजॉयड इट। सो हमें पता चल रहा है कि ये जो सेंटेंस है ये पास्ट टेंस में है, क्योंकि यहाँ भी ईडी है, यहाँ भी वॉज है, यहाँ भी वेल डायरेक्टेड। खैर ये तो नहीं है आपका। चलिए आगे देखिए। अब यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है आपका? सब्जेक्ट है इट। इट के बाद आपका सिंगुलर आता है तो वॉज ठीक है, क्योंकि पास्ट में है तो बिल्कुल ठीक है, ये इसमें कोई डाउट नहीं है। वेरी वेल डायरेक्टेड फिल्म, सो वेल डायरेक्टेड ईडी ले लिया इन्होंने, फिल्म एंड वी एंजॉयड इट, सो वी के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म कर दी है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए आर्टिकल द और ए को ध्यान से समझिए, ए एन को। द होता है डेफिनेट आर्टिकल, ए एन होता है इनडेफिनेट आर्टिकल। इसका मतलब ये होता है कि ये हमेशा फिक्स चीजों के पहले आता है, जबकि ए और एन जो होता है अनकाउंटेबल सिंगुलर नाउन के पहले आता है जो फिक्स ना हो, राइट। तो आप देखिए यहाँ पर जो द आर्टिकल यूज हुआ है ये हुआ है फिल्म के लिए, जो वेल डायरेक्टेड किया गया था, जिसको एंजॉय किया था। सो क्या हमें पता है ये कौन सी फिल्म है? नहीं पता ना हमें, सो हम यहाँ पे आर्टिकल द का यूज नहीं करेंगे, राइट। इट वॉज अ वेरी वेल डायरेक्टेड फिल्म एंड वी एंजॉयड इट। अब ये आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। कईयों ने फर्स्ट आंसर कर दिया है। फर्स्ट आप देखिए, यहां से देख के नहीं करना है आपको आंसर यहां से देख के करना है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला हमारा जो क्वेश्चन है ये है इनडायरेक्ट स्पीच डायरेक्ट स्पीच, यानी नरेशन का। अब देखिए, अब फिर से क्वेश्चन नरेशन का आया है, सो मैं कोशिश करूंगा कि इसका आंसर ना ही कराऊं। आप लोग सही आंसर कर दीजिए कमेंट बॉक्स में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। आपको क्या देखना है? आपको ये देखना है पास्ट में है, फिर ये देखना है पास्ट में है, तो ये कौन सा टेंस है? पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट किस में रहता है? पास्ट परफेक्ट रहता है प्रेजेंट परफेक्ट में। सो प्रेजेंट परफेक्ट कौन सा है? यू हैड नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। अच्छा, जो सिंपल पास्ट होता है उसको भी कन्वर्ट कर देते हैं पास्ट परफेक्ट में। तो सिंपल पास्ट हमें मिल गया है, मतलब इसका आंसर सिर्फ और सिर्फ यही हो सकता है और कोई नहीं हो सकता। सो आंसर है ऑप्शन नंबर 3। इसीलिए मैं आपको वॉइस या नरेशन नहीं करवाता। आप खुद देख लीजिए कितना आसान था, सिर्फ हमें वर्ब देखना पड़ रहा है। मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ इतना करने से ही आंसर हो जाएगा, लेकिन 80-90% क्वेश्चंस में सिर्फ इतना ही मेहनत करवाते हैं एसएससी वाले। बाकियों में अगर कहीं मान लीजिए 2 ऑप्शन क्लैश हो जाए तो फिर हम कहीं और भी नजर दौड़ाएंगे। बिल्कुल 3rd आंसर आपका सही है रोवर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यानी किसकी स्पेलिंग गलत है। ये आपका CGL 2020 में पूछा गया था, ये आपका CHSL 2020 में पूछा गया है, ये आपका सेम क्वेश्चन CGL 2021 में आ गया,
और ये सेम क्वेश्चन CGL 2019 में था। तो देखिए इसका जो भी आंसर होगा ये कितना रिपीट हुआ है, 2019, 2020, 2021 तीनों साल रिपीट हो गया है। तो आंसर करिए इसका क्या होगा, मैं वेट कर रहा हूं आपके आंसर का। किसी का भी अभी तक आंसर नहीं आया है। प्राची का आ गया, चलिए आप लोग जो लाइव के बाद देखेंगे आप लोग भी आंसर करिएगा सारे क्वेश्चंस का। देखिए इसका जो राइट आंसर है, बिल्कुल प्राची का आंसर बिल्कुल सही है, ट्यूशन। ट्यूशन की स्पेलिंग गलत है, TUITION। अब ये स्पेलिंग सही हो गया ट्यूशन का। फर्स्ट नहीं, फर्स्ट सही है, GENUINE, जेन्युइन मतलब रियल, ओरिजिनल, ये सही है। सेकंड इसका राइट आंसर होगा क्योंकि ये गलत था। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ग्रामेटिकल एरर। देखिए अगर आप लोग CHSL का एग्जाम देने वाले हैं तो मेरे सारे सीरीज को देखिएगा, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि जो CGL 2020 में पूछा गया है ये लोग इसी को रिपीट कर देंगे CHSL 2021 में, क्योंकि कोई चेक तो करता नहीं है कि क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा, तो रिपीट करना बहुत आसान हो गया है CGL के लिए। करिए इसका आंसर। एवरी क्यूरियस चाइल्ड वांट टू रिप ओपन ए टॉय। देखिए सब्जेक्ट जो है एवरी है, एवरी का मैंने बताया था कि एवरी के बाद अगर आपका जो नाउन होता है वो प्लूरल नहीं होता है। सो ये प्लूरल नहीं है, सिंगुलर है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वांट, लेकिन जो ये सब्जेक्ट होता है ये हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। एवरी हो या ईच हो, उनका किसी भी तरीके से यूज करेंगे तो दे आर कंसिडर्ड सब्जेक्ट एज सिंगुलर। सो इसके बाद जो हमारा वर्ब आना चाहिए वो भी सिंगुलर आना चाहिए। जो वांट है ये प्लूरल वर्ब होता है, यानी कि हमें प्लूरल वर्ब की ज़रूरत नहीं है, हमें सिंगुलर वर्ब की ज़रूरत है। और जो सिंगुलर होता है उसको, उसके लिए क्या करना होता है कि वर्ब के एंड में हमको एस या ES ऐड करना होता है। तो अगर मैं एस ऐड कर दूं तो ये वांट्स बन गया, मेरा प्लूरल बन गया, राइट, सॉरी सिंगुलर बन गया। और एवरी भी सिंगुलर है, वांट्स भी सिंगुलर है। अब हमारा ये सही है, तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। बिल्कुल 3rd आंसर आया है, रोवर का भी, प्राची का भी, बहुत अच्छे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फटाफट आंसर करना शुरू करिए, क्योंकि एग्जाम में आपको 5 सेकंड में सारे के सारे वोकैबुलरीज कंप्लीट कर लेने हैं। क्या वर्ड है यहाँ पे, एवर्ट। एवर्ट का मीनिंग क्या होता है, क्योंकि हमें सिमिलर मीनिंग बताना है। सो आपको एवर्ट की जो भी मीनिंग होती है वो आपको आंसर फाइंड करना है। चलिए मैं आपको एवर्ट का मीनिंग बता देता हूं, आप आंसर बताइएगा ऑप्शन से। एवर्ट का मतलब होता है किसी भी चीज को अवॉइड करना या टालना या किसी भी काम को करने से बचना, ये होता है एवर्ट का मीनिंग। अब आप मुझे आंसर ढूंढ के दिखाइए। साहिल खान ने आंसर दिया है ऑप्शन नंबर 1 प्रिवेंट। और कोई आंसर करिए। मैंने बता दिया है कि एवर्ट का मीनिंग क्या होता है। एवर्ट का मीनिंग होता है किसी चीज को अवॉइड करना, बचने की कोशिश करना। प्राची का आंसर आ गया है ऑप्शन नंबर 1। यस, आंसर नंबर 1 सही आंसर है, बिकॉज परमिट का मतलब होता है अलाउ करना, कॉन्फ्रंट सामना करना, फेस सामना करना। सो ये तीनों तो कहीं से आंसर नहीं है, क्योंकि परवेंट का मतलब रोकना होता है ना कि सामना करना। सो सामना करना जो होगा ये एंटोनियम बन जाएगा। सो हमारा फर्स्ट राइट आंसर है। आगे चलते हैं। आगे फिर से सिनोनियम है और ऑप्शन दिया हुआ है आपका ऑस्टेंटेशियस। आपको ऑस्टेंटेशियस की मीनिंग बतानी है। ऑस्टेंटेशियस का सिमिलर मीनिंग बताना है, तो आपको बताइए कि क्या आंसर होगा इसका। शोई, टेस्टफुल, सडन, क्विक। चलिए आंसर नहीं आया आपका। अब मैं आपको बताता हूं कि ऑस्टेंटेशियस का मतलब क्या होता है। ऑस्टेंटेशियस का मतलब होता है शो ऑफ करना, दिखावा करना, आडंबर करना। हिंदी में पढ़ते हैं तो आडंबर दिखा मिलेगा आपको। आप बताइए क्या मतलब होगा ऑस्टेंटेशियस का। साहिल खान, ठीक है, आंसर आ गया आपका। और कोई आंसर करिए। देखिए मैंने बताया ना, ऑस्टेंटेशियस का मतलब होता है शो ऑफ करना, किसी भी चीज को बढ़ा चढ़ा कर दिखाना।
सो इसका आंसर टेस्टफुल नहीं होगा, सडन नहीं होगा, क्विक नहीं होगा। द राइट आंसर इज शोई, दिखावा करना, आडंबर करना। यस, फर्स्ट आंसर इज द करेक्ट। ध्यान से इनको नोट कर लीजिएगा अगर नहीं आता है तो, बिकॉज मुझे लग रहा है कि जो सिनोनियम एंटोनियम है वो तो पूछे ही जाएंगे CHSL में आपके। अगला चलिए, अगला हमारा क्वेश्चन है सेंटेंस इंप्रूवमेंट। इंप्रूव करिए इसको। क्या लिखा हुआ है? द अथॉरिटीज डैश द पीपल दैट दे विल लुक इनटू द मैटर। ये आर एज्योर्ड यानी आर वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो ये पैसिव वॉइस है। और जो अथॉरिटीज है वो काम कर रही है, राइट। अथॉरिटी पर काम होता तो वो पैसिव होता, अथॉरिटी काम करेगी तो एक्टिव होता है। द अथॉरिटीज, उन्होंने पीपल, एज्योर का मतलब होता है विश्वास देना। एज्योर का मतलब क्या होता है? विश्वास देना। द पीपल दैट दे विल लुक इनटू द मैटर, जो अधिकारी हैं उन्होंने लोगों को आश्वासन दिया है कि हम देखेंगे, जांच पड़ताल करेंगे। तो अथॉरिटी काम कर रही है तो ये पैसिव तो हो नहीं सकता, एक्टिव में जाना है। तो हैज एज्योर्ड हो सकता है, नो सब्स्टिट्यूशन तो नहीं होगा। हैव एज्योर्ड, अच्छा हैज नहीं हो सकता, सॉरी, क्योंकि अथॉरिटीज प्लूरल है, राइट। हैव हो सकता है, हैव बीन नहीं हो सकता। रोवर, ध्यान रखिएगा मिस्टर रोवर, क्योंकि हैव बीन भी आपका पैसिव है। अगर अथॉरिटीज के ऊपर काम किया होता तो वो पैसिव बनता है, अथॉरिटी ने काम किया है तो वो एक्टिव है। साहिल खान का आंसर सही है, ऑप्शन नंबर 3। आगे चलते हैं, आप लोग समझ समझ के सारे क्वेश्चंस को देखिएगा, एक्सप्लेनेशन को। अगला हमारा है हार्ड अप। हार्ड अप का मीनिंग बताइए। चलिए, हार्ड अप है तो हमें हार्ड अप ईडियम की मीनिंग बतानी होगी। बहुत आसान क्वेश्चन है, हार्ड अप पहले भी पूछा जा चुका है। ये फ्रेजल वर्ब की तरह भी कई बार आ चुका है। फ्रेजल वर्ब हार्ड अप। हार्ड अप का मतलब होता है पैसों की तंगी होना। हार्ड अप का क्या मतलब होता है? पैसों की तंगी होना। अब आंसर करिए कौन सा होगा। सुबह जल्दी जगने में मुश्किल होना, अनेबल टू कैलकुलेट, पैसे ना मात्र के बराबर होना, हैविंग डिफिकल्टी इन क्लिम्बिंग स्टेयर्स। सो हार्ड अप का मतलब होता है पैसे की तंगी होना, यानी पैसे ना के बराबर होना। ए लिटिल का मतलब होता है थोड़ा, और लिटिल का मतलब होता है कुछ भी नहीं। ए लिटिल का मतलब क्या होता है? थोड़ा, और लिटिल का मतलब होता है कुछ भी नहीं। तो इसको ध्यान में रखिएगा, लिटिल यहाँ पे लिखा है ना, इसका मतलब होता है कुछ भी नहीं। थर्ड इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं। बिल्कुल, प्राची, रोवर, साहिल सभी ने सही आंसर किया है। आगे देखिए, आपका है सेंटेंस इंप्रूवमेंट। करिए इसका। चलिए, मैं 5 सेकंड की जगह 10 सेकंड वेट करूंगा इस बार, पर आंसर करिए सारे के सारे। चलिए देखिए, ये ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चन था, तो आपको आंसर कैसे करना था? सबसे पहले क्वेश्चन का सब्जेक्ट देखना है। सब्जेक्ट क्या है? ए टिग्रेस, ए टाइग्रेस। सो जो ए है ये साफ साफ बता रहा है कि ये सिंगुलर है। सिंगुलर जैसे ही हुआ तो हैज आएगा, ठीक है। हैज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आता है, ठीक है। बर्थ, ठीक है। आप एक बार ऑप्शन भी देख लेंगे। इज गिवन तो होगा नहीं, क्योंकि इज गिवन पैसिव वॉइस हो जाता है, यानी टिग्रस पर काम किया गया होता है। टिग्रस ने बच्चा दिया है ना, टिग्रस। वॉज तो होगा नहीं, वॉज, बर्थ, ये पैसिव वॉइस में चला जाएगा। नो सब्स्टिट्यूट, हैज के बाद गिवन होना चाहिए, तो गिव है, ये होगा नहीं। सो इसका मतलब इसका आंसर है नो सब्स्टिट्यूशन। इज गिवन नहीं होगा, इज गिवन जो होगा वो पैसिव हो जाएगा ना। मतलब ए टिग्रिस, मतलब एक टाइगर ने बच्चे को जन्म, एक फीमेल टाइगर ने बच्चे को जन्म दिया था, ये बनना चाहिए ना। अगर ए कब पहले होता, ए कब,
तब हो सकता था इज गिवन बर्थ बाय द टिग्रेस और ए टिग्रेस। ये अगर सब्जेक्ट की जगह यूज होता, ये ऑब्जेक्ट की जगह यूज होता तो हो सकता था। यहाँ पे कव भी याद रख लीजिएगा, किसको बोलते हैं? बच्चों को। किसके बच्चों को? लायन के बच्चों को। अच्छा, आप मुझे कमेंट करके बताइए प्राइड किसके बच्चों के ग्रुप को कहते हैं? प्राइड, PRIDE, किसके बच्चों के ग्रुप को प्राइड कहा जाता है? इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करिए। अगला है आपका एंटोनियम। सारे आंसर करिए, एंटोनियम का क्या होगा? देखिए ये बहुत अच्छा वर्ड है, ये रिपीट हुआ है। अब मुझे ये नहीं याद कि किस में पूछा गया था, बट ये रिपीट हुआ है। रेज, बिल्कुल ऑप्शन भी सेम था। सो करिए इसका आंसर। चलिए ठीक है, देखिए रेज का मतलब होता है किसी चीज को रून कर देना। रून करने का मतलब होता है किसी चीज को डिस्ट्रॉय कर देना। और वैसे रेज का मतलब ये भी होता है कि गुस्से में आकर किसी को डिस्ट्रॉय कर देना। और सो ये इसका मतलब सिनोनियम होता है। हमको ढूंढना है एंटोनियम। सो एंटोनियम हो जाएगा बिल्ड। बिल्डिंग वगैरह कंस्ट्रक्ट करना या किसी भी चीज को खड़ा करना, दोबारा से बनाकर तैयार करना, ये होता है बिल्ड। चाहे कोई रिलेशन ही क्यों बिल्ड ना कर रहे हो आप। सो बिल्ड का मतलब होता है किसी चीज को बनाना, तैयार करना। सो ये इसका एंटोनियम हो जाएगा। रून सिनोनियम होगा और बिल्ड जो होगा एंटोनियम होगा। एक मूवी भी आई थी ब्लड रेज करके। सो ब्लड रेज, आप इससे नाम याद रखिएगा। अगर आपने ये एक रेज करके भी आई थी। सो अगर आपने ये मूवी का नाम देखा होगा तो डेफिनेटली आप इसको हमेशा के लिए याद रख लेंगे। प्राची ने मेरे क्वेश्चन का आंसर सही किया है कि जो प्राइड होता है वो लायन के बच्चों के ग्रुप को बोला जाता है प्राइड। ये मेंस में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। अगला देखिए, अगला है हमारा वन वर्ड। वन वर्ड करिए आंसर। द स्टडी ऑफ अर्थक्वेक्स, जो भूकंप वगैरह आते हैं उनकी पढ़ाइयों को क्या बोला जाता है? उसकी स्टडी को क्या बोला जाता है? टोपोग्राफी, जियोलॉजी, जियोग्राफी या सिस्मोलॉजी? हालांकि ये आसान है तो अपना 5 सेकंड के अंदर आंसर करिए इसका। चलिए एक आंसर आ चुका है, 2। ओके, साहिल खान का भी आंसर आ गया। सिस्मोलॉजी, राइट। भूकंप से रिलेटेड चीजों को सिस्मोलॉजी की, उसकी पढ़ाई को सिस्मोलॉजी कहते हैं। और सिस्मोग्राफ का मतलब होता है, सिस्मोग्राफ का मतलब होता है अर्थक्वेक को नापना, अर्थक्वेक की तीव्रता को नापना। और रिक्टर स्केल बोला जाता है जिस स्केल से उसकी तीव्रता को नापा जाता है। यहाँ पर एक और वर्ड मैं आपको बता दूं, टोपोग्राफी। टोपोग्राफी भी इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब हिंदी में लिखा होता है स्थलाकृति। मैं इसे एक्सप्लेन करता हूँ। अगर आप किसी भी एरिया की स्टडी करेंगे, जैसे मतलब कैसी स्टडी कि वहाँ पे नदियाँ हैं, पहाड़ हैं, समतल हैं, ऐसी विशेषताओं को कहा जाता है, उनकी जो वहाँ की पोजीशंस होती हैं उस पोजीशंस को कहा जाता है टोपोग्राफी। और उनकी स्टडी को कहा जाता है जियोलॉजी। सो आप इनको भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं। आगे है हमारा कंटेन्स द एरर। आई थिंक ये 3rd क्वेश्चन है, मतलब पहले 2 पूछा जाता था, इस बार शायद तीसरा ये कॉमन एरर है। और PQRS तो पूछा ही नहीं गया है। सो CHSL में देखते हैं क्या होता है। मैं अगर देखूं तो CHSL में होना चाहिए, CHSL में होना चाहिए। क्या होना चाहिए CHSL में? PQRS। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? CGL में नहीं था, क्योंकि CGL में हमारे पास मेंस भी होता है, राइट। सो मेंस में PQRS डाल देंगे, लेकिन CHSL में तो मेंस होता नहीं है। सो इसी वजह से मुझे लग रहा है कि वहां PQRS होगा। चलिए सेकंड आंसर बोला जा रहा है। साहिल खान का आंसर आ गया और किसी का नहीं आया। देखिए आप लोगों को क्या करना है, अच्छा प्राची का भी आ गया। आप लोगों को क्या करना है, एक चैप्टर है आपका कंडीशनल सेंटेंसेस, उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। क्योंकि जब आप मेंस देने जाएंगे ना, सो ऐसा कोई शिफ्ट होता नहीं है जिसमें कंडीशनल सेंटेंसेस से ना पूछा गया हो।
और अगर आप लोगों को नहीं हो रहा है अभी भी, तो सर्च कर लीजिएगा मैथ्स बाय आशीष सर कंडीशनल सेंटेंसेज। मैं ऐसा इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उससे क्वेश्चंस आते हैं। इफ़, अगर इफ़ से सेंटेंस शुरू हो और दो सेंटेंस हो जो कंडीशन को बताए कि इसके ऊपर दूसरा सेंटेंस बेस्ड है, सो ऐसे सेंटेंसेस को कंडीशनल सेंटेंसेस कहा जाता है। इसका एक सर्टेन रूल होता है सॉल्व करने का। सो मैं एक बता देता हूँ अभी आपको, तीन होते हैं, तीन चार, मैं अभी आपको एक बता देता हूँ। इफ के बाद अगर सिंपल प्रेजेंट हो, यहां पे है ना इफ द इकोनॉमी फेल्स, ये प्रेजेंट है वो भी सिंपल, सो इसके बाद हमेशा आपका फ्यूचर सिंपल आता है। क्या आता है इसके बाद आपका फ्यूचर सिंपल। इफ द इकोनॉमी फेल्स, अगर अर्थव्यवस्था फेल हो जाती है दिस ईयर, इट विल रिफ्लेक्ट होना चाहिए। यहां पे क्या होना चाहिए, इट विल रिफ्लेक्ट। हालांकि आप यहां पे रिफ्लेक्ट्स भी कर सकते थे, इट के बाद अगर आप रिफ्लेक्ट्स भी कर देते सो, लेकिन ये साफ साफ दिख रहा है कि फ्यूचर में होगा ये काम, तो डेफिनेटली फिर आप इसको कहां लेके जाएंगे, सिंपल फ्यूचर में। मैं बस ये बता रहा हूं कि एरर ढूंढने के लिए आप ये भी देख सकते थे कि इट के बाद रिफ्लेक्ट्स नहीं है तो वो आंसर होना चाहिए। सो इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सेकंड। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा ईडियम। ईडियम है हमारा, चलिए आंसर करिए। इन द सेम ब्रेथ, करिए इसका आंसर। इन द सेम ब्रेथ का क्या मीनिंग होगा, आसान है, रिपीटेड है, तो हो जाना चाहिए। ईडियम में ना आपको ऑप्शन पढ़ के भी एलिमिनेट करना आना चाहिए। अगर आपको ईडियम की मीनिंग नहीं पता है तो 60-70% केसेस में क्या होता है कि आप ऑप्शन से एलिमिनेट कर सकते हैं। चलिए रोवर का आंसर आ गया, साहिल खान का आंसर आ गया। देखिए इन द सेम ब्रेथ मतलब, मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूं ताकि आपको याद रहे। जब भी कभी कोई व्यक्ति किसी पे क्रिटिसाइज कर रहा हो, जब भी कोई किसी को क्रिटिसाइज कर रहा हो तो वो क्या करते हैं, सेम टाइम पे दो कॉन्ट्राडिक्ट बातें कर देते हैं। सो उसको बोला जाता है इन द सेम ब्रेथ। अपोजिट बातों, कॉन्ट्राडिक्ट, विरोधाभास बातों को करना सेम टाइम पे। इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सेकंड। आगे चलते हैं। हु वॉक एमलेसली, करिए इसका आंसर। हु वॉक एमलेसली, चलिए आप लोगों ने आंसर कर दिया होगा। चलिए देखिए इसका आंसर आ चुका है। देखिए स्प्रिंट का मतलब क्या होता है प्राची, स्प्रिंट का मतलब होता है तेज दौड़ना। जैसे आप लोगों ने 100 मीटर का रेस वगैरह अगर कभी किया होगा या देखा होगा तो 100 मीटर की रेस को बोला जाता है स्प्रिंट मारना, स्प्रिंट करना। तो स्प्रिंट क्या होता है, छोटे से डिस्टेंस को काफी तेज तरीके से कवर करना। अच्छा अब आप लोग, कई लोग कह रहे हैं स्लीथर। स्लीथर का मीनिंग क्या होता है, देखिए स्लीथर का बेसिकली मीनिंग होता है क्रॉल करना, CRAWL, रेंगना। जैसे सांप वगैरह चलते हैं, क्रॉल, SLITHER, ये दोनों सिनोनियम हैं। तो इसका आंसर क्या बचा आपका, एम्बल, मतलब एमलेसली चलना। अब मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूं कि एम्बल का मतलब क्या होता है। इसको नोट डाउन करके रखिए क्योंकि ये डेफिनेटली एग्जाम में रिपीट होने वाला है, बिकॉज अच्छा वन वर्ड है ये। किसी भी सेलेक्टर का मन करेगा कि यार इसको मैं देख के रिपीट कर देता हूँ। सो मैं इसको बता देता हूँ। एम्बल का मतलब क्या होता है, आप लोगों ने रात के समय बहुत ज़्यादा जब खाना खा लेते हैं, आप डिनर वगैरह कर लेते हैं बहुत अच्छे से, हैवी डिनर कर लेते हैं, तो हम शाम के समय कई बार चले जाते हैं ना बाहर और एकदम धीरे धीरे टहलते हैं। एकदम ऐसा नहीं कि जल्दी जल्दी कोई जल्दबाजी हो, धीरे धीरे आराम से। या कई बार मौसम बड़ा सुहावना होता है, हम बहुत टायर्ड होते हैं, धीरे धीरे चलते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है समय का और किसी चीज़ का। सो ऐसी चलने के तरीके को बोला जाता है एम्बल, AMBLE।
एम्पल नहीं है ये, एम्पल का मतलब होता है सफिशिएंट किसी चीज का। सो एम्पल का ये मतलब था। आप लोग इसको देख लीजिएगा, मैंने रिपीट कर दिया है, उम्मीद करता हूं कि आपको ये याद रहेगा। चलिए आप अब आगे चलते हैं। अगला हमारा जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन क्या है हमारा अगला, क्लोज टेस्ट। आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, आप पढ़िए। अगर आप चाहते हैं कि पूरा पढ़ना, इन केस यू वांट कि आप कंप्लीट खुद से पढ़ें फिर सॉल्व करें, तो आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। मैं वहाँ पे भी ये सारी चीज़ें डालता रहता हूँ, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से भी आप टाइम जब मिले आपको पढ़ सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की, मतलब हम स्टार्ट करते हैं। आपको मैंने सेंड कर दिया है, आप चाहें तो इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं, अदरवाइज आप मेरे साथ भी सॉल्व करना चाहें तो कर सकते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन है हमारा, सेंटेंस है द राइज इन द इर्राउडी डॉल्फिन। इर्राउडी जो है ना, ये एक जगह का नाम है। इर्राउडी जगह मतलब नदी का नाम है शायद। द राइज इन द इर्राउडी डॉल्फिन डैश इन चिल्का कैन बी एट्रीब्यूटेड टू द एविक्शन ऑफ डैश फिश एनक्लोजर। आंसर करिए सारे के सारे इसका, घबराना नहीं है, आंसर करना है। देखिए, द राइज इन द इर्राउडी डॉल्फिन इन चिल्का। पॉपुलेशन, इनहैबिटेंट्स बोलते हैं किसी पर्टिकुलर जगह के निवासी को, नेटिव भी वहीं को बोल देते हैं, राइट। सो ये दोनों तो आंसर होगा नहीं, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पॉपुलेशन। यानी पॉपुलेशन मतलब संख्या, किसकी संख्या, डॉल्फिन्स की। उनकी जो संख्या है इन चिल्का लेक कैन बी एट्रीब्यूटेड, ये एट्रीब्यूट कर सकता है, मतलब एट्रीब्यूट कर सकता है मतलब उनको एक तरीके से बताया जा सकता है कि किसकी वजह से हुआ है। एट्रीब्यूट मतलब होता है किसी पे जैसे बोलते हैं ना कि कोई भी पर्टिकुलर जो चीज हो रही है वो उसका एट्रीब्यूट देते हैं। टू द एविक्शन, एविक्शन का मतलब होता है खत्म करना, एविक्शन ऑफ फिश एनक्लोजर। इल्लीगल, इल्लीगल का मतलब होता है गैर कानूनी तरीके से, और एनक्लोजर का मतलब होता है किसी चीज का घेराव। सो यहाँ से समझ में आ रहा है कि चिल्का लेक में अब डॉल्फिन की संख्या इसीलिए बढ़ती जा रही है क्योंकि जो एनक्लोजर था, इल्लीगल एनक्लोजर, जो उनका घेराव किया जाता था, उसको हटा दिया गया है, इसी वजह से पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। आगे देखिए, आफ्टर थाउजेंड्स ऑफ हेक्टेयर्स ऑफ चिल्का लेक वर मेड डैश फ्री। हजारों हेक्टेयर चिल्का लेक का फ्री करने के बाद, कैसा फ्री, कन्फिक्शन फ्री, ट्रेसपास फ्री, इंटरवेंशन फ्री या एनक्रोचमेंट फ्री। देखिए, कन्फिक्शन का मतलब होता है किसी चीज को जब्त कर लेना, अपने पास रख लेना जब्त करके। ट्रेसपास का मतलब होता है बिना अथॉरिटी के कहीं प्रवेश कर जाना गैर कानूनी तरीके से। जैसे कई लोग ट्रेसपासिंग करते हैं बाउंड्रीज की, है ना, इंटरनेशनल बाउंड्रीज की, कई लोग ट्रेसपासिंग कर देते हैं किसी बिल्डिंग की। इंटरवेंशन का मतलब होता है ना, इंटरवेंशन मतलब क्या होता है, उससे मध्य में मध्यस्थता करना, बीच में चले जाना। एनक्रोचमेंट का मतलब होता है गबन करना, यानी किसी के क्षेत्र को अधिकार हथियाने की कोशिश करना। सो एनक्रोचमेंट फ्री, यहाँ पर साफ साफ बोल दिया था, एनक्लोजर था बहुत सारा इलीगल, सो उसको फ्री किया है, यानी एनक्रोचमेंट फ्री किया है। आगे देखिए, एर्राउडी डॉल्फिन्स फाउंड अनऑब्स्ट्रक्टेड एरिया। ऑब्स्ट्रक्ट का मतलब होता है जैसे ऑब्स्ट्रक्ट मतलब जैसे रुकावट लगा देना, रोक लगा देना। सो अनऑब्स्ट्रक्टेड मतलब बिना किसी रुकावट का उनको एरिया मिला फॉर मूवमेंट। डैश ड्यू टू कोविड-19 लॉकडाउन लास्ट ईयर देयर वर कंपैरेटिवली फ्यूअर टूरिस्ट बोट्स ऑन चिल्का which made it dash for dolphins to move from one part to another part. So अगर आप इस लास्ट वाले लाइन को पढ़ेंगे, क्योंकि ऑप्शन में है मोर ओवर, हाउएवर, किंतु, वेयर एज, जबकि, नेवरदलेस, हालांकि। मोर ओवर का मतलब होता है इसके, इससे और अच्छा, ज्यादा, इससे ज्यादा, मैं समझा देता हूं अभी आपको। यहाँ पॉजिटिव बातें बोल रहा है कि भाई पिछले साल से यहाँ पर कम टूरिस्ट बोट आए हैं जिसके कारण डॉल्फिन्स को बहुत मौका मिला
मूव करने का एक जगह से दूसरे जगह पे। तो इसका आंसर क्या होगा? मोरोवर, हाउएवर, वेयर एज, नेवरदलेस। नेवरदलेस का मतलब होता है तथापि, हालांकि। वेयर एज का मतलब होता है जबकि। हाउएवर का मतलब होता है किंतु। मोर ओवर किसी चीज को और ज्यादा बताने के लिए किया जाता है। मोरोवर मतलब पहले इतने सारे फायदे हो गए, क्या फायदा हो गया? एक तो एनक्लोजर हटा दिया, उनको ज्यादा फ्री एरिया मिल गया। उससे भी ज्यादा अच्छा क्या हुआ उनके साथ? सो यहाँ पे क्या होना चाहिए? मोर ओवर। ड्यू टू कोविड-19 लॉकडाउन लास्ट ईयर, यात्री जो टूरिस्ट हैं वो भी कम आए थे, तो उसकी वजह से उनको चिल्का लेक में मूवमेंट करने का ज्यादा टाइम मिल गया, विच मेड इट डैश फॉर सो डॉल्फिन्स टू मूव फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट ऑफ लेक। सो क्या आंसर होना चाहिए? हर्टफुल, डिस्ट्रीब्यूटिंग, डेट्रीमेंटल या कंड्यूसिव। हर्टफुल मतलब होता है, मतलब समझ ही गए आप लोग, जिससे दुख हो, दुखी हो। डिस्टर्बिंग जो डिस्टर्ब करे। डेट्रीमेंटल हानिकारक, ये बहुत अच्छा वर्ड है डेट्रीमेंटल, इसको आप लोग याद करिए, एग्जाम में बहुत यूज होता है ये, हानिकारक। और कंड्यूसिव, अगर आप मेरी लेक्चर्स लगातार देखते हैं तो कंड्यूसिव आपको पता होगा, क्योंकि मैं ये कंड्यूसिव कई बार यूज कर चुका हूँ। मैंने कई बार हेल्पिंग की जगह कंड्यूसिव यूज किया है। हेल्पिंग मतलब क्या होता है? कंड्यूसिव। इट मेड फॉर हेल्पिंग फॉर डॉल्फिन्स, मतलब कंड्यूसिव फॉर डॉल्फिन्स टू मूव फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट। सो इसका आंसर क्या हो गया? कंड्यूसिव। सो ये हमने आज कंप्लीट कर लिया है पार्ट पेपर 1। किसका पेपर 1? 11 अप्रैल 2022 की शिफ्ट। अभी जो लास्ट मंथ पूछा गया था उसका पेपर हमने इंग्लिश का फर्स्ट शिफ्ट खत्म कर दिया है। अगला हमारा होगा शिफ्ट नंबर 2। तो अगर आप लोग शिफ्ट नंबर 2 भी देखना चाहते हैं तो इसके लिए क्या करिए, आप हमारे लेक्चर को चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। प्लेलिस्ट में लिंक है, आप वहां पर जाकर के इन सभी लेक्चर्स का एक्सेस ले सकते हैं। तो चलिए आपसे मिलेंगे कल 11 बजे लाइव नए क्लास में। आप लोग हमारे जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा टेलीग्राम का चैनल मैथ्स बाय आशीष सर। और अगर आप मुझे कुछ कहना चाहते हैं टेलीग्राम पे, कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन है, तो आप मुझे भेज सकते हैं y_English पे। y_English टेलीग्राम पे सर्च करेंगे तो मेरा आपको चैट बॉक्स मिल जाएगा, वहां पर आप मुझे सेंड कर सकते हैं। तो चलिए आपसे कल मिलेंगे नए लेक्चर में। मेरी तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद और धन्यवाद।